नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अपने चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से महात्मा गांधी की बायोग्राफी आपके पास ला रहा हूं। अब तक महात्मा गांधी की बायोग्राफी की 9 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। आखिरी जो एपिसोड थी जिसमें महात्मा गांधी ने अपने अनुसार धर्म को वो किस प्रकार से मानते थे और धर्म के प्रति उनकी क्या रुझान थी, किस प्रकार की राय रखते थे, उसकी चर्चा मैंने किया। जहाँ तक जिसमें आपने जाना कि महात्मा गांधी सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे, सभी धर्मों के लोगों को जो है एक रेस्पेक्ट के साथ देखते थे, उनकी आदर करते थे। इसका मेन वजह उनके पिता थे, क्योंकि उनके पिता की मित्रता जो है अन्य धर्मों के लोगों के साथ भी थी, जिनका आना जाना महात्मा गांधी के घर में होता लगा रहता था। जिसमें महात्मा गांधी के पिता काबा गांधी बीमार थे, उस वक्त भी कई धर्म के लोग जो हैं उनसे मिलने आया करते थे, जिसके वजह से महात्मा गांधी को जैन धर्म, इस्लाम जैसे धर्मों के बारे में जानने का मौका मिलता था। इसके वजह से ही महात्मा गांधी जो है अन्य धर्मों के प्रति उनका जो व्यवहार था वो रेस्पेक्टफुल रहा है, आदर्शपूर्वक रहा है, और सभी धर्म के लोगों के प्रति उनकी जो रुझान थी वो सम्मानपूर्वक रहा है। परंतु अपवाद में क्रिश्चियनिटी थी, जहाँ पर उनका रुझान ऐसा ईसाई धर्म के प्रति नज़र नहीं आया। उसके पीछे का भी अलग वजह जो है, जिसमें मैंने आपको चर्चा किया था कि ईसाई धर्म का जब यहाँ के लोग जब थे तो कुछ लोगों ने ईसाई धर्म को प्रचारित करने के वजह के कारण हिंदू धर्म के लोगों का जो अपमानित किया करते थे। इस वजह से महात्मा गांधी के दिल में ईसाई धर्म के प्रति जो है लगाव उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरी वजह ये भी थी कि उस धर्म में शराब और मांस खाने की प्रवृत्तियाँ थी, और कुछ भ्रांतियां भी थी कि भाई जब ईसाई धर्म कबूल किया जाता है तो मांस और शराब खिलाए जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के साथ महात्मा गांधी कभी भी अपने आप को जोड़ नहीं पाए। जहां तक रहा, महात्मा गांधी को लगा कि जिस धर्म में शराब और मांस मदिरा खिलाया जाता है और पिलाया जाता है, उस धर्म की क्या फ़िलॉसफी होगी। तो वो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म के साथ उनका लगाव उत्पन्न नहीं हो पाया था। आज की इस एपिसोड जो कि 10वीं एपिसोड होगी, जिसमें मैं महात्मा गांधी की उस कहानी को आपके सामने रखने जा रहा हूं जब वो विलायत जाने की तैयारी कर रहे थे, यानी कि बाल्यावस्था, मैट्रिक की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात महात्मा गांधी की कॉलेज लाइफ कैसी रही, और उसी दौरान उन्होंने जब उन्हें विलायत जाने, विदेश जाकर पढ़ने का अवसर मिला तो क्या क्या घटनाएं घटी उनके जीवन में, उसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। महात्मा गांधी का जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है वो 1886 ईस्वी में। इसे याद रखने के लिए आपके लिए क्या है भाई, सबसे नज़दीक की घटना क्या घटी थी, तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। और 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, और उसके 1 साल बाद 1886 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आप सभी जानते हैं कि कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने का समय आ जाता है। तो अब महात्मा गांधी के पास भी यही चीज़ें थी कि महात्मा गांधी को अब जो है कॉलेज में दाखिला लेना था। उस समय बॉम्बे में भी कॉलेज हुआ करता था और साथ साथ जो है भावनगर में भी कॉलेज हुआ करता था। लेकिन अब थोड़ा सा कॉलेज जाने के पहले जब ये मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, तो चूँकि आप जान रहे हैं कि पहले भी इन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता था, तो काठियावाड़ निवासी के लिए कुछ खास प्रकार की स्कॉलरशिप होती थी, जिनमें महात्मा गांधी अव्वल होते थे और उन्हें 150 रुपया की स्कॉलरशिप मिल जाया करता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कि काठियावाड़ निवासी और एक गरीब होने के नाते सेंटर जो है परीक्षा केंद्र 2 बनाए जाते थे, एक बम्बई में बनाए जाते थे और दूसरा अहमदाबाद में। तो मेरे लिए अहमदाबाद का जो केंद्र था नज़दीक और सस्ता था, इसलिए इन्हें परीक्षा जो इस समय राजकोट से अहमदाबाद की दूरी जो है कि यात्रा महात्मा गांधी अपने जीवन में पहली बार किए थे, जब ये मैट्रिक की परीक्षाएं देने के लिए अहमदाबाद जाया करते थे। अब अहमदाबाद में इनकी परीक्षाएं ख़त्म होती है, परीक्षा उत्तीर्ण भी कर जाते हैं। अब समय आता है इनका कॉलेज में दाखिला का। तो उस वक्त जो है बॉम्बे और भावनगर में कॉलेजेस हुआ करते थे। अगेन यहाँ पर भी जो है कॉस्ट इफेक्टिव मैटर आ जाता है, कम खर्चीला कौन सा होगा। तो बॉम्बे के कॉलेज में अगर दाखिला करवाया जाता तो खर्च ज़्यादा बैठ जाता। इस कारण से महात्मा गांधी का जो नामांकन जो है भावनगर के कॉलेज में करवाया गया। उस कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज। श्यामल दास कॉलेज आज भी है। अगर आप कभी गुजरात जाएं और भावनगर जाने की मौका मिले
तो आप उस कॉलेज में ज़रूर जाएं। वहाँ आप जा कर के कई सारी चीज़ें, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें और बहुत कुछ उनके बारे में और भी जानने को मिलेगा उस कॉलेज पे। तो जब कभी भी जाने का मौका मिले तो उस कॉलेज में जाएं, देखें कि वहाँ आज क्या है और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कौन सी चीज़ें, कौन सी नई चीज़ आपको पता चलती है। अब इनका नाम जो है, नामांकन जो है भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में हो चुका था। कॉलेज की यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। कॉलेज के व्याख्यान जब भी होते थे, जब भी क्लास करने के लिए जाते थे महात्मा गांधी, तो वो उन्होंने कहा कि कॉलेज की व्याख्यान, जो विषय वस्तु हमने लिया था, उस विषय वस्तु की जब पढ़ाई होती थी उस पर मज़ा ही नहीं आता था, ना रस मिलता था और ना ही मैं कॉलेज की व्याख्यान के ऊपर कंसंट्रेट कर पाता था। ध्यान ही नहीं लगता था, रस नहीं, मज़ा नहीं आता था। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को समझने में ये ज़रूरी है कि हमें उस पर मज़ा आना चाहिए, रस लगना चाहिए। जब तक किसी भी विषय वस्तु के साथ मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाऊंगा, शायद उस चीज़ों को हम समझ नहीं पाएंगे। ये चीज़ महात्मा गांधी के साथ भी कॉलेज की व्याख्यान के साथ उनका जो है मन नहीं लगा और व्याख्यान उन्हें समझ में नहीं आने लगा। इसी दौरान जो है महात्मा गांधी के पिता के कुछ कुटुंब बने, रिश्तेदार, ठीक है, जिनमें महात्मा गांधी के पिता काबा गांधी अपने जीवन के दौरान कुछ रिश्तेदारों को अपने करीबी बना के रखे हुए थे, उनके साथ आना जाना उनके यहाँ होता था। उसी दौरान उनके एक कुटुंब जो थे, जो कि एक सलाहकार भी थे, एक विद्वान भी थे और मान ली आप ये भी जान लीजिए कुशल ब्राह्मणी भी थे। उन्होंने कहा कि ज़माना बदल चुका है, क्योंकि वो जानना चाहें कि भाई अब महात्मा गांधी ने काबा गांधी के दोनों सुपुत्र जो हैं किस प्रकार से अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। तो जब उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए, अगर आप जो है अपने पिता की गद्दी को हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ज़माना बदल चुका है। जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे तब तक वहां तक पहुंचना, उस गद्दी पर बैठना आप लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि काबा गांधी पढ़े हुए नहीं थे, फिर भी उन्हें वो दीवानी की पद मिली हुई थी, लेकिन अब जो है बिना शिक्षा के उस गद्दी पर आपको, आपके पिता की गद्दी आपको हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। तुम भाइयों में से कोई काबा गांधी की गद्दी संभालना चाहे तो बिना पढ़ाई के वह नहीं संभव है। आपको पढ़ाई करना होगा, शिक्षा हासिल करना होगा, तब जाकर आपके अपने पिता की गद्दी को आप संभाल पाओगे। यह लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए गद्दी संभालने का बोझ इससे उठवाना चाहिए। देखिए, जो लड़का पढ़ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो पढ़ रहा है उसे गद्दी संभालने का बोझ उसे उठवा लिया जाए, उसे ना दिया जाए तो बेहतर है। इसे 4-5 साल तो अभी बीए होने में लग जाएंगे और इतना समय देने पर भी इसे 50-60 रुपये की नौकरी मिलेगी, दीवानगिरी नहीं मिलेगी। अब जैसे कि अभी तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, कॉलेज में दाखिला लिया था, 4 से 5 साल लग जाएंगे बीए करने में, और बीए करने के बाद जब इन्हें नौकरी मिलेगी तो 50 या 60 रुपये की नौकरी इन्हें मिलेगी जो पढ़ रहे थे। और अगर इसके बाद इसे मेरे लड़के की तरह वकील बनने के लिए छोड़ दोगे तो थोड़े वर्ष और लग जाएंगे और तब तक तो दीवानगिरी के लिए वकील भी बहुत सारे तैयार हो चुके होंगे। अब सवाल यहाँ होगा कि अगर मैंने अपने बच्चों को वकालत पढ़ने के लिए छोड़ा, वकालत पढ़ने के लिए भेजा, अगर इसे भी वकालत पढ़ने के लिए भेजोगे तब तक कुछ और 2 साल लग जाएंगे और उस समय तक तो बहुत सारे वकील जो हैं आसपास नज़र आने लगेंगे। तब आसपास नज़र आने का मतलब है कि भाई दीवानगिरी के पद के लिए कंपटीशन हो जाएगा, एक प्रतिस्पर्धा, क्योंकि बहुत सारे वकालत करके लोग पहुंचे हुए होंगे और उनमें से जो बेस्ट हो सकता है उसे ही उस वकील को ही जो है दीवानगिरी का पद दिया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो कुटुंब हैं, ठीक है, वो सारी पहलुओं को सामने रखना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसके आगे वो कहते हैं आपको इसे विलायत भेज, अब जो है साफ कहते हैं, अब जो है सही मायने में कह लीजिए तो मोहनदास करमचंद गांधी जो पढ़ रहा है उसे आपको विलायत भेजना चाहिए। केवल राम मावजी दवे का लड़का कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है, 3 साल में पढ़कर लौट आएंगे, खर्च भी 4-5 हज़ार से अधिक नहीं होगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो, वे कैसे ठाठ से रहते हैं। देखिए, जो वहाँ पे एक और व्यक्ति हैं कुटुंब के बीच में जिनका नाम मावजी दवे
का लड़का है केवल राम, वो कहते हैं अगर ये बैरिस्ट्री वकालत पढ़ने के लिए इसे अगर विदेशों में भेजा जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और वहाँ की पढ़ाई भी सरल है, जहाँ पर ये बेहतर रूप से अपना परिणाम दे पाएगा और वहाँ से जब पढ़ कर आएगा तो इसके पास उपलब्धियाँ रहेंगी और ये आगे अधिक सफल हो पाएगा। वे चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आज मिल सकती है। मेरी तो सलाह है कि आप मोहनदास को इसी साल विलायत भेज दें। मतलब उस समय वो राय देते हैं कि इसी साल जो है श्यामल दास कॉलेज से अच्छा है कि इसे विलायत पढ़ने के लिए भेज दिया जाए ताकि वहाँ पे वकालत की ये पढ़ाई कर सकें। विलायत में मेरे केवल राम के कई दोस्त हैं, वह उनके नाम सिफारिश पत्र दे देगा तो इसे वहाँ कोई कठिनाई। अब ये जो कहते हैं, जो कुटुंब हैं वो कहते हैं कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो विलायत में रहते हैं, मैं इन्हें एक पत्र दे दूंगा, जो पत्र वो वहाँ दिखाएंगे, जिससे वो मेरे मित्र जो हैं इनकी काफ़ी मोहनदास करमचंद की को काफ़ी मदद मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा। जोशी जी ने मेरी तरफ देखकर मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह के स्वीकृति होने में उन्हें कोई शंका ही ना हो। अब जैसे जोशी जी वहाँ बैठे थे, मावजी दवे को हम इसी नाम से पुकारते थे। देखिए मावजी दवे जो मूल नाम था, जो लोग पुकारते थे वो जोशी जी के नाम से पुकारते थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझसे ऐसे लहजे में पूछा मानो उनकी सलाह की स्वीकृति होने में उन्हें कोई शंका ही ना हो। मतलब बड़ा सरल स्वभाव सहजता के साथ पूछा कि नहीं अब तो मैंने जो बोल रहा हूँ ना वो पूरा ही होना चाहिए। मतलब किसी हर प्रकार से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, स्वीकृति मिल जाएगा। क्यों, तुझे विलायत जाना अच्छा लगेगा या यहीं पढ़ना चाहता? अब जो जोशी जो हैं जी महात्मा गांधी ने मोहनदास करमचंद गांधी से पूछते हैं कि क्या तुम विलायत जाकर पढ़ना चाहोगे या फिर यहीं भावनगर के कॉलेज में पढ़ना चाहोगे? मुझे जो भाता था वही वैद्य ने बता दिया। अब जो अच्छा लगता था उस प्रकार के चीज़ें वहाँ पर जो हैं उन्होंने बता दिया। मैं कॉलेज की कठिनाइयों से डर तो गया ही था। मैंने कहा मुझे विलायत भेजें तो बहुत ही। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो ये भावनगर के कॉलेज में दाखिला होने के बाद वहाँ की व्याख्यान को इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब ये अंदर अंदर जो है खूब प्रफुल्लित भी थे कि अब मुझे जो है यहाँ की कॉलेज की कठिनाइयाँ मेरे सामने पड़ी हुई थी, अगर मुझे विलायत जाने का मौका मिलता है तो ये कठिनाइयों से मैं बाहर निकल पाऊँगा। तो ये अपनी मन की बात रखते हैं कि मुझे विलायत ही भेज दिया जाए तो बेहतर होगा मेरे लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं कॉलेज में जल्दी पास हो सकूँगा, पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता? अब देखिए यहाँ पर से महात्मा गांधी मैट्रिकुलेशन करने के बाद इनकी पहली इच्छा एक डॉक्टर बनने की थी। ये फैक्ट शायद आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था कि इनके मन में एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी। अब जब इन्हें विदेश जाने की बात की जा रही थी तो उन्होंने अपने मन की बात रखी, क्या मुझे डॉक्टर बनने का मौका नहीं मिल सकता? मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता वहाँ जा कर के? पर क्या मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए नहीं भेजा जा सकता? मेरे भाई बीच में बोले। अब जो महात्मा गांधी के मोहनदास करमचंद गांधी के बड़े भाई जो थे वो कहते पिताजी को यह पसंद ना था। तेरी चर्चा निकलने पर वे यही कहते कि हम वैष्णव होकर हाड़ मांस की चीड़ फाड़ का काम ना करें। तो बीच में ही बड़े भाई कह बैठते हैं पिताजी को ये पैसा ही पसंद नहीं था, हम चूँकि वैष्णव हैं और डॉक्टरी करते हो तो शल्य चिकित्सा करना पड़ेगा, तो हाड़ मांस को आपको चीर फाड़ करना पड़ेगा, जिससे कि धर्म भ्रष्ट हो सकता है। देखिए थोड़ा सा ये दक्यानुसी ट्रेडिशनल विचार हैं, थॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव माइंड होने की क्लैरिफाई करता है कि उनके पिता थोड़े से कंजर्वेटिव थे और धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वैष्णव धर्म से थे, तो उसकी वकालत वो कर बैठे थे। और यही चीज़ें यहाँ पर इनके बड़े भाई ने भी अपने पिता की बातों को मोहनदास और उन लोगों के सामने रखा कि पिता क्या चाहते थे। जोशी जी ने समर्थन किया, मुझे गांधी जी की तरह डॉक्टरी पेशे से अरुचि नहीं है। हमारे शास्त्र इस धंधे की निंदा नहीं करते, पर डॉक्टर बनकर तू दीवान नहीं बन सकेगा। अब ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाई हमारे शास्त्र में डॉक्टर बनना गलत है या उसे गलत ठहराया गया, धर्म उसे गलत मानता है, लेकिन अगर तू डॉक्टर बनता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, तो डॉक्टर बनने के बाद तू दीवानगिरी नहीं कर पाएगा। और हमारे शास्त्र, मैं तो तेरे लिए दीवान पद अथवा इससे भी अधिक चाहता हूँ।
जोशी जी कहते हैं मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें दीवान पद और उससे बड़ा पद मिल सके, तभी तुम्हारे बड़े परिवार का निर्वाह हो सकेगा। जमाना बदलता जा रहा है और मुश्किलें होता जाता है, इसलिए बैरिस्टर बनने में भी बुद्धिमानी है। माता जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आज तो मैं जाता हूँ, मेरी बात पर विचार करके देखिए, जब मैं लौटूंगा तो तैयारी के समाचार सुनने की आशा रखूंगा। कोई कठिनाई हो तो मुझसे कहिए। अब देखिए यहाँ पर जोशी जी अपनी बातों को रखते हुए कहते हैं ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन मैं जब दूसरी बार आऊँ तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों का अमल कर चुके होंगे और इन्हें जो है मोहनदास करमचंद गांधी को विदेश भेजने की तैयारी कर चुके होंगे और इसी चीज़ों को सुनने की मैं उम्मीद भी करता हूँ। मतलब समझ लीजिए कि जोशी जी ने अपना सुझाव सजेशन दिया और फैसला भी कर दिया कि आपको ऐसा ही करना चाहिए, इसे नकारने का कोई तुक नहीं बैठता। ये चीज़ उसी समय जोशी जी ने उस बैठक में ही क्लियर कर दिया। जोशी जी गए और मैं हवाई किले बनाने लगा। मतलब होता है ना कि विदेश जाना, विदेश जाके पढ़ना, तो मन में जो है बहुत सारे लड्डू फूटने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं हवाई किले बनाना। ठीक है, आसमान में उड़ने लगे थे महात्मा जी, मोहनदास करमचंद गांधी। बड़े भाई सोच में पड़ गए, पैसा कहाँ से आएगा और मेरे जैसे नौजवान को इतनी दूर कैसे भेजा जाए। अब सवाल था कि जो बड़े भाई थे वो भी, उनके लिए भी सोचना पड़ रहा था कि भाई इसे पढ़ने के लिए अगर हम विदेश भेजते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, और फिर इसके जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जैसे एवरेज स्टूडेंट को बाहर कैसे भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। माता जी को कुछ सूझना पड़ा, मतलब उनका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था कैसे क्या होगा। वियोग की बात उन्हें जची ही नहीं। अब बेटा को जो है 7 समंदर पार पढ़ने के लिए भेजा, ये जो वियोग है बेटे को भेजने का, वो चीज़ उनके दिमाग में खल रहा था कि मैं अपने हृदय के टुकड़े को कैसे बाहर पढ़ने के लिए भेजूंगा। पर पहले तो उन्होंने यही कहा, हमारे परिवार में अब बुजुर्ग तो चाचा जी ही हैं, इसलिए पहले उनकी सलाह लेनी चाहिए, वे आज्ञा दें तो फिर हमें सोचना होगा। तो माता जी ने कहा कि अब तो पिताजी हैं नहीं, लेकिन अब हमारे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग हैं वो हैं चाचा जी, तो अब उनसे इस विषय के ऊपर जो हैं हम चर्चा करेंगे। अगर वो आज्ञा देते हैं तो हम मोहनदास करमचंद यानी मोनियों को जो है विदेश में आगे पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे। बड़े भाई का दूसरा विचार सूझा, उसने बड़े भाई ने कुछ और कहा, पोरबंदर राज्य पर हमारा हक है, लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे पास परिवार के बारे में उनका अच्छा ख्याल है, चाचा जी पर उनकी खास मेहरबानी है, संभव है वे राज्य की तरफ से थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। अब जो महात्मा गांधी के बड़े भाई तो वो कहते हैं कि भाई पोरबंदर राज्य पर हमारा जो है हक है, और वहाँ के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है पोरबंदर के वो हैं लेली साहब, और लेली साहब और चाचा जी के बीच में एक अच्छा संबंध है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लेली साहब जो हैं राज्य की तरफ से हमें ज़रूर कुछ मदद करेंगे। मतलब यहाँ मदद करने की बात हो रही है कि मोनियों को जो बाहर भेजने की बात हो रही है पढ़ाई करने के लिए, विदेश भेजने का, उसमें सहायता करने कि लेली साहब जो हैं मोनियों की पूरी आगे की पढ़ाई पूरी करने में कुछ ना कुछ समर्थन करेंगे, राज्य की तरफ से सहायता करेंगे। मुझे यह सब अच्छा लगा। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को अच्छा लग रहा था कि उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, विदेश जाएंगे। मैं पोरबंदर जाने के लिए तैयार हुआ। अब पोरबंदर जाने की तैयारी भी करने लगे। उन दिनों रेल नहीं थी, बैलगाड़ी का रास्ता था, 5 दिन में पहुंचा जाता था। मैं कह चुका हूं कि मैं खुद डरपोक था, पर इस बार मेरा डर भाग गया। विलायत जाने की इच्छा ने मुझे प्रभावित किया। मैंने धोराजी तक की बैलगाड़ी की, धोराजी से आगे 1 दिन पहले पहुंचने के विचार से ऊँट किराए पर ले लिया। ऊँट की सवारी का भी मेरा यह देखिए, महात्मा गांधी के अंदर जो एक तो पहले से ये कहते हैं कि ये डरपोक भी थे, अकेले कहीं जाते आते नहीं थे, लेकिन विदेश जाके पढ़ाई करने की बातों से इनके अंदर का डर बंद हो गया। और जिस समय ये वार्तालाप हो रही थी उसमें भारत में हर एक जगह पर रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। 1853 में रेलगाड़ी की शुरुआत की गई थी, तो पोरबंदर से जाने के लिए रेलगाड़ी नहीं थी, उसमें बैलगाड़ी के माध्यम से ये पहुँचे, और बैलगाड़ी से ये धोराजी पहुँचे। धोराजी में इन्होंने ऊँट किराए पर ले लिया और आगे की रास्ता जो है ऊँट से
तय किया। ये ऊँट की सवारी महात्मा गांधी के जीवन की ये पहली सवारी थी उस वक्त। मैं पोरबंदर पहुंचा, चाचा जी को साष्टांग प्रणाम किया, मतलब साष्टांग सर नवा के हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया, सारी बातें सुनाई। उन्होंने सोचकर जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि विलायत जाने पर हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं या नहीं। जो बातें सुनाता हूँ उसे तो शक पैदा होता है। मैं जब बड़े बैरिस्टरों से मिलता हूँ तो उनके रहन सहन में और साहबों के रहन सहन में कोई भेद नहीं पाता। खाने पीने की कोई बंधन नहीं उन्हें नहीं होता। सिगरेट तो कभी उनके मुंह से छूटती नहीं। पोशाक देखो तो वह भी नंगी। यह सब हमारे कुटुंब को शोभा ना देगा। पर मैं तेरे साहस में बाधा नहीं डालना चाहता। मैं तो कुछ दिनों बाद यात्रा पर जाने वाला हूँ। अब मुझे कुछ ही साल, देखिए महात्मा गांधी के चाचा जी से जब मिलने के बाद उनसे सारी व्याख्यान बताई गई कि आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई को पूरा करने के लिए वो विदेश जाना है, तो उनके चाचा जी अपने मन का भाव रखते हैं कि मैंने बहुत सारे बैरिस्टर से मिला हूँ और जो साहब हैं, अंग्रेजी साहब और बैरिस्टर के जीवन रहन सहन में ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता है। खान पान में किसी प्रकार का बंधन नहीं, हर चीज़ बांस मदिरा सब कुछ खाते हैं। सिगरेट तो ऐसा कि कभी वो होठों से छूटता ही नहीं, मतलब एक जलता दूसरा बुझ जाता। तो इस प्रकार से कहाँ तक धर्म को बचाया जा सकता है ये मैं नहीं समझ सकता। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं मौनियों के साहस का बाधा नहीं बनना चाहता। आने वाले कुछ समय में मैं खुद जो हूँ यात्रा पे निकल जाऊँगा, धर्म यात्रा पर, जो अलग अलग जगहों पे मंदिरों की यात्रा पे निकल जाऊँगा और अब जीने की भी ज़्यादा चाह नहीं बची हुई है। इस तरह की बातें चाचा जी वहाँ पर उन लोगों के सामने रखते हैं। पर ये भी कह चुके हैं कि मैं तुम्हारे जीवन का बाधा नहीं बनना चाहता। सच्ची इजाज़त तो तुम्हारी माँ देगी। अब इन्होंने भी एक चीज़ कहा कि देखिए अब मुझे कुछ साल ही जीना है। मृत्यु के किनारे बैठा हुआ मैं तुझे विलायत जाने की, समुद्र पार करने की इजाज़त कैसे दूं। देखिए मैं मृत्यु की सैया पर हूँ, नज़दीक है मेरी मृत्यु। भारतीय धर्म की बात करें तो हम लोग समुद्र को देवता मानते थे और उस समय हमारी मानसिकता था कि हम जब समुद्र का मंथन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो समुद्र को लांघ करके हम कहीं कैसे आगे चले जाएं। तो चाचा जी वही कहते हैं कि मेरी मृत्यु बहुत करीब है और इसमें मैं तुम्हें समुद्र को पार करके जाने की आज्ञा कैसे दे सकता हूँ, और सच्ची इजाज़त तो तुम्हारी माँ दे सकती है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस वक्त है तुम्हारी माँ की स्वीकृति कि वो क्या कहती हैं। अगर वह इजाज़त दे दे तो तू खुशी खुशी से जाना, इतना कहना कि मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मतलब ये चीज़ कहें कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इजाज़त दे देती है तो तुम खुशी खुशी जाना बेटा, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा, मेरा आशीर्वाद तो तुझे है ही। अब जो हिंदू कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाधा नहीं बनूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, तुम इसकी चिंता ना करो। मैंने कहा इससे अधिक की आशा तो मैं आपसे रख नहीं सकता, इससे अधिक की आशा मैं आपसे नहीं रख सकता, ये मोहनदास का कहना है। अब तो मुझे अपनी माँ की राजी करना होगा, पर लेली साहब का नाम आप मुझे सिफारिश पत्र तो दे देंगे ना। अब ये कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं कर रहा था, अब मैं अपनी माँ को हर हाल में राज़ी करना चाहूँगा, लेकिन आपसे एक चीज़ और चाहूँगा कि आप लेली साहब के नाम की सिफारिश तो आप दे देंगे ना। तू बीए कर ले। मुझे धुंधली सी याद है, हाँ चाचा जी ने कहा सो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन साहब सज्जन है, तू पत्र लिख, कुटुंब का परिचय देना, वे ज़रूर तुझे मिलने का समय देंगे और उन्हें रुचेगा तो मदद भी करेंगे। तो कहते हैं वो मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन हाँ वो बड़े लेली साहब बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, तू एक पत्र लिख, तू अपना कुटुंब का अपने परिवार का परिचय देना, परिचय देने के बाद वो तुम्हें ज़रूर तुमसे मिलेंगे और हो सकता है तो वो तुम्हारी सहायता भी ज़रूर करेंगे। मैं नहीं जानता कि चाचा जी ने साहब के नाम सिफारिश का पत्र क्यों नहीं दिया। मुझे धुंधली सी याद है कि विलायत जाने के धर्म विरुद्ध कार्य में इस तरह
सीधी मदद करने में उन्हें संकोच हुआ। तो मैं सीधे कहता हूँ कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन विलायत जाने के दौरान मुझे थोड़ा बहुत याद है कहीं ना कहीं सीधा तौर से उन्हें मदद करने में थोड़ा संकोच हुआ कि मैं सीधे तौर पे इसे कैसे सहायता करूं। मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने रहने के बंगले पर मुझे मिलने बुलाया। उस बंगले की सीढ़ियों को चढ़ते वे मुझसे मिल गए और मुझे यह कहकर चले गए, तू बीए कर ले फिर मुझसे मिलना। मतलब लेली साहब ने उन्हें बुलाया, सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, तभी लेली साहब की मोहनदास करमचंद गांधी की मुलाकात हुआ। उन्होंने सजेशन दिया कि बेटा पहले तो बीए कर ले, उसके बाद तुम मुझसे आकर मिल, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अभी कोई मदद नहीं दी जा सकेगी। मैं बहुत तैयारी करके कई वाक्य रट कर गया था। नीचे झुककर दोनों हाथों से मैंने सलाम किया था, पर मेरी सारी मेहनत, मतलब उनसे मिलने के दौरान जाने के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन किया, मुझे क्या बोलना है। वहाँ पहुँच करके सर नवा कर, सर झुका कर सलाम भी किया था। बहुत कई सारी लाइनों को रट कर गया था, लेकिन सारी मेहनत मेरी बेकार गई, क्योंकि जो जवाब उनसे मुझे मिला उससे मुझे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। क्योंकि उन्होंने साफ रूप से कर दिया कि बेटा पहले तो बीए कर ले, बैचलर इन आर्ट्स, उसके बाद तू आकर मिल तो देखेंगे। अभी वर्तमान में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। साफ रूप से लेली साहब नकार गए थे। मेरी दृष्टि पत्नी के गहनों पर पड़ गई। बड़े भाई के प्रति मेरा अपार श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा ना थी। उनका प्रेम पिता के समान था। इस बीच में मेरी दृष्टि जो है मैंने अपनी पत्नी के गहनों पर पड़ी। अपने बड़े भाई के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा थी। उनकी उदारता की सीमा ना थी। मतलब उनके साथ पिता का जैसा, मतलब बड़े भाई और गांधी जी की, महात्मा गांधी का जो संबंध रहा है, पिता पुत्र के तरह ही संबंध रहा है। बड़े मन से जो है अपने बड़े भाई की ये इज्जत किया करते थे। मैं पोरबंदर से विदा हुआ। राजकोट आकर सारी बातें उन्हें सुनाई। जोशी जी के साथ सलाह की। उन्होंने कर्ज लेकर भी मुझे भेजने की सिफारिश की। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने बेच डालने का सुझाव रखा। उनसे 2-3 हज़ार रुपये से अधिक नहीं मिल सकते थे। भाई ने जैसे भी बने रुपयों का प्रबंध करने का बेड़ा उठाया। अब महात्मा गांधी जो है, जोशी जी भी आए, सारी बातों को रखा गया। जोशी जी ने कहा कि कुछ कर्ज ले लो, पैसा कर्ज लेने के बाद जो है तुम जो है इसे भेज देना। वो भी सारी हो गई। मैंने उनके सामने रखा कि ऐसा है, कस्तूरबा का कुछ जो गहने हैं, मैं उन गहनों को बेच आता हूँ, उससे कुछ पैसे व्यवस्था हो जाएंगे। बड़े भाई ने फिर कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ, तुम जाने की तैयारी करो। माताजी कैसे समझती। उन्होंने सब तरह की पूछताछ शुरू कर दी थी। कोई कहता नौजवान विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, कोई कहता वे मांसाहार करने लगते हैं, कोई कहता वहाँ तो शराब के बिना तो चलता ही नहीं। माताजी ने मुझे ये सारी बातें सुनाई। मतलब माताजी जो है अलग अलग लोगों से मिले और वो पता किए कि वहाँ क्या होता है नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार कि वहाँ जाने के बाद लड़का बिगड़ जाएगा, मांसाहार करने लगेगा, शराब के बिना तो ज़िंदगी कटेगी नहीं, तो लड़का आपके हाथों से निकल जाएगा, आप ठहरे वैष्णवधर। और अगर आपका लड़का जो है मांसाहार बन जाता है, शराब पीने लगता है, सिगरेट पीने लगता है, धर्म भ्रष्ट कर डालेगा। ये सारी बातें मेरी माँ जो है मुझे बतलाई कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा पर तू मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं इन तीनों चीज़ों से बचूंगा। अगर ऐसा खतरा होता तो जोशी जी क्यों जाने देते। पर महात्मा जी अपनी पूरी दृढ़ संकल्प के साथ कहते हैं, माँ तू शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, पर मैं शपथ पूर्वक वचन देकर कहता हूँ कि ये तीनों चीज़ मेरे जीवन के साथ नहीं जुड़ जाएंगे, मैं जुड़ने नहीं दूंगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जोशी जी क्यों तुम्हारे सामने ये सुझाव रखते हैं। अपनी माता जी को मनाने का काम यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी कर रहे हैं। माता जी बोली, मुझे तेरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा, मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैं बेचारा जी स्वामी से पूछूंगी। अब जो है मतलब मुझे माता जी कहती हैं, मुझे मेरे मन में मैं साफ कहती हूँ बेटा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पर दूर देश में क्या होगा ये कैसे मैं बतला पाऊँगी, ये कैसे मैं जान पाऊँगी।
मेरा अकल काम नहीं करता, मैं स्वामी बेचार जी से बात करके फिर तुमसे कहती हूँ, उसे पूछूंगी क्या करना चाहिए। बेचार जी स्वामी मोड़ बनियों से बने हुए एक जैन साधु थे। देखिए बेचार जी स्वामी क्या है, मतलब एक जैन साधु थे। जोशी जी की तरह वे भी हमारे सलाहकार थे, तो वो भी बेचार जी भी हमारे यहाँ के सलाहकार ही हुआ करते थे जैसे जोशी जी हैं। तो उन्होंने मदद की। वे बोले मैं इन 3 चीज़ों के व्रत दिलाऊंगा, फिर उसे जाने देने में कोई हानि नहीं होगी। जोशी जी कहते हैं, यानी वो जैन साधु कहते हैं बेचार जी कि तुम चिंता ना करो बहन, मैं मोहन को इन 3 चीज़ों के पालन करने हेतु व्रत का शपथ दिलवाऊंगा, तब तुम उसे निफ़िक्र होकर बिना चिंता किए हुए पढ़ने के लिए विलायत भेज देना। वो हमेशा इस प्रतिज्ञा का पालन करेगा और ऐसे अवगुणों से वो बचता रहेगा। हाई स्कूल में सभा हुई। राजकोट का एक युवक विलायत जा रहा है, यह आश्चर्य का विषय बना। मैं जवाब के लिए कुछ लिखकर ले गया था। जवाब देते समय उसे मुश्किल से पढ़ पाया। मुझे इतना याद है कि मेरा सिर घूम रहा था और शरीर काँप रहा था। बड़ों के आशीर्वाद लेकर मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह मेरी पहली यात्रा थी। बड़े भाई साथ आए, पर अच्छे काम में 100 विघ्न आते हैं। बम्बई की बंदरगाह जल्दी छूट ना सका। अब महात्मा गांधी साहब कहते हैं कि हाई स्कूल में सभा बुलाई गई। अब सभी लोग जान चुके थे कि राजकोट का एक लौंडा जो है पढ़ने के लिए विलायत जा रहा है। सभी लोग बड़े आश्चर्य से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं भी कुछ बोलने के लिए कुछ लिखकर रट कर गया था कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूंगा, पर व्यक्त करना कहाँ, मेरे तो शरीर ही काँप रहे थे। मैं अपनी पूरी बातों को शायद ही पूरा कर पाया हूँगा। परंतु उसके बाद राजकोट से बम्बई के लिए, मेरी बम्बई की पहली यात्रा थी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई आए थे और कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करने के लिए आप जाओ तो 100 विघ्न पड़ जाते हैं। तो महात्मा गांधी के जीवन में भी 100 विघ्न पड़ गए। बंदरगाह, बम्बई का बंदरगाह जल्दी छूट ना सका। तो कुछ विघ्न इनके जीवन में आए जाने के क्रम में। पाउज करो। इसके साथ जो है अगली जो कहानी महात्मा गांधी से जुड़ी थी, जाति से बाहर, कि जाति समझ सकते हैं, कास्ट से कैसे ये बाहर हुए, ये सारी चीज़ें अब आएंगी। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है, उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि माता जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुँच तो गया, पर वहाँ मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और मेरी यह पहली ही समुद्री यात्रा रही। देखिए अब ये चीज़ें हैं कि वहाँ से राजकोट से ये बम्बई पहुँचे। अब बम्बई जाने के पहले उन्होंने अपने माता जी के चरण को छुआ, प्रणाम किया, और उस वक्त जिसमें ये जा रहे थे उसमें कस्तूरबा गांधी यानी महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का एक छोटा सा लल्ला था जो कि कस्तूरबा के गोद में ही था। उसे छोड़कर ये बम्बई पहुँचे। बम्बई जब पहुँचे तो इनके मित्रों, बड़े भाई के मित्रों ने कहा कि ऐसा है कि इस वक्त जिस समय ये जाने की तैयारी कर रहा है, इसमें हिंद महासागर में कई बड़े तूफान आते हैं, तो इस समय भेजना उचित नहीं होगा। और महात्मा गांधी की यह पहली समुद्र यात्रा भी थी, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में रवाना करना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी अगन बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत भेजने से इनकार किया और मुझको बम्बई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर हाजिर होने के लिए राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के सपने आते ही रहते थे। अब देखिए विघ्न क्या था कि वहाँ पहुँच करके दोस्तों ने कहा, बड़े भाई के दोस्तों ने, कि ऐसा है कि इस समय हिंद महासागर में कई बड़े तूफान उठते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बोट, नौकायान जो है जलमग्न हो जाता है, डूब जाता है। ऐसे में जान की खतरा भी पड़ी हुई है। जान करके महात्मा गांधी के बड़े भाई जो हैं घबरा से गए। उन्होंने मोहन को अपने दोस्त के घर में छोड़ दिया और पुनः वो जो है अपनी नौकरी पर राजकोट वापस रवाना हो गए। इस बीच में पैसों जो पैसे इकट्ठा करके लाए थे वो अपने एक बहनोई के हाथों में छोड़ दिया।
कि जब समय आएगा तब उसे आप दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और अपने कुछ मित्रों से कहा कि मोहन का ख्याल रखना, कुछ ज़रूरतें पड़े तो उसका ध्यान रखना। बम्बई मेरे लिए, मतलब अब हालत ऐसी थी कि बम्बई ख्वाब जो थी, सोच जो थी, जिस कारण से निकले थे वो कारण था मोहनदास करमचंद गांधी का विदेश जाना। परंतु बम्बई में रुकना कुछ समय के लिए, एक एक दिन महात्मा गांधी के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए मुश्किल हो रहा था। कैसे एक एक दिन कटना मुश्किल था। हर रात उन्हें सपने आते थे विलायत जाने के। बड़े बेचैन रहने लगे महात्मा गांधी। उनके मन में इस प्रकार के अंतर्द्वंद चल रहा था, कब वो विलायत पहुँचें और वहाँ अपनी पढ़ाई शुरू करें। विलायत जाने के ख्वाब आने लगे थे। इस बीच जाति में खलबली मची। इसी बीच में जो है जाति में जो है खलबली मची। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई मोड़ बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूँ, मतलब उसमें गुजरात में ज़्यादातर बनिए लोग रहते हैं, तो पूरे जाति बनिया जाति में कहा गया आज तक अभी तक जो है कि इस जाति में कोई भी लोग जो है विलायत पढ़ने नहीं गया और मोहन जा रहा था। इसलिए मुझसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। इसलिए जो उससे पहले बुलाओ उससे जवाब तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि जाति से, सभी जाति से हटकर अलग काम कर रहा है। मुझे पंचायत में हाजिर रहने का हुक्म मिला। पंचायत में आने की बात हो गई भाई। मैं गया मुंबई से, पुनः बेचारे पंचायत में जाने की बात हुई। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने में मुझे ना तो संकोच हुआ ना डर लगा। जाति के सरपंच के साथ दूर का रिश्ता भी था, पिताजी के साथ उनका संबंध अच्छा था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ पहुँच करके, चूँकि जो पर सरपंच में थे उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो पिता के जानकार भी थे और मैं उन्हें पहचानता भी था, जो थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें जाति का थोड़ा भी ख्याल नहीं है कि तुमने विलायत जाने का निर्णय कर लिया है? तनिक भी सोचा कि तुम जाति पर किस प्रकार का कार्य करने जा रहे हो? आज तक हमारी जाति में कोई भी बच्चा जो है, कोई भी जो है विलायत जाकर विलायत नहीं गया और तुम जाने की बात कर रहे हो। इस प्रकार की सवाल उनसे महात्मा गांधी से, मोहनदास करमचंद गांधी से किया गया। इस समय तक मोहनदास करमचंद गांधी की संकोच और डर भी भाग चुकी थी। वो भी इस घटना का सामना करना चाहते थे। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। इस पर यह भी सुना जाता है कि वहाँ पर धर्म की रक्षा नहीं हो पाती, वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, देखिए ब्यास चीज़ें हैं कि हमारे धर्म में समुद्र को लागना पाप माना जाता है और वहाँ जाकर के साहब के साथ खाना पीना भी होता है। धर्म को तुम भ्रष्ट कर सकते हो और भ्रष्ट हो सकते भी हो। अब इस सवाल, इन बातों को सुनने के बाद मोहनदास अपना जवाब रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में लेस मात्र भी अधर्म नहीं है। ये साफ कहते हैं कि विलायत जाने से धर्म का क्या संबंध है, और मैं विलायत जाता हूं तो मैं कैसे धर्म को भ्रष्ट करूंगा? धर्म का विलायत जाने से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। मुझे तो वहां जाकर विद्या अध्ययन करना है। फिर जाने, जिन बातों को आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सम्मुख ली है, इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूंगा। अब ये साफ कहते हैं भाई कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ सरस्वती की वंदना करने के लिए, विद्या को ग्रहण करने के लिए, और जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए मैंने अपने माता को वचन दे रखा है कि मैं उन चीज़ों को के करीब भी नहीं आऊँगा। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। सरपंच कहते हैं लेकिन सब कुछ ठीक है, पर वहाँ जाकर तुम अपने धर्म की रक्षा कर ही नहीं पाओगे। तू जानता है कि तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था, तुझे मेरी बात माननी चाहिए। अब ये भी हवाला दे दिए कि तुम्हारे पिता काबा गांधी के साथ मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे और तुम्हें हर हाल में मेरी बात को माननी होगी। मैंने जवाब में कहा, आपके साथ के संबंध को मैं जानता हूँ, आप मेरे पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिता के मित्र और सलाहकार हैं वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई की अनुमति भी मिल चुकी है, पर तू जाति का हुक्म
नहीं मान, मतलब अब यो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपका संबंध मेरे पिता के साथ बहुत ही घनिष्ठ रहा है, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, पर मैं विलायत जाके पढ़ने का निश्चय कर चुका हूँ और मैं वहाँ जाऊँगा, और इससे संबंधित मैं अपने पिताजी अपनी माता का आज्ञा ले चुका हूँ, अपनी माता को वचन भी दे रखा हूँ और अपने बड़े भाई से भी आज्ञा प्राप्त कर रखा हूँ, तो मैं अपना निश्चय नहीं बदलूँगा, मैं विलायत पढ़ने के लिए जाऊँगा। तब सरपंच कहते हैं तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा, मैं लाचार हूँ। महात्मा गांधी का, मोहनदास का जवाब, मैं लाचार हूँ, मेरा ख्याल है कि इसमें जाति का दखल नहीं देना चाहिए। मैं कहा तो अब मोहनदास का चाहते हैं कि इसमें जाति का कोई संबंध ही नहीं है, तो जाति कहाँ से यहाँ पर आ टपकती है। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए, वो गुस्सा आ गए, मुझे 2-4 बातें सुनाई, मैं स्वस्थ बैठा रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जातिच्युत माना जाएगा, जो कोई इसकी मदद करेगा अथवा इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे और उससे 1.25 रुपये। देखिए अब यहाँ पर देश निकाला वाली बात हो गई। जब महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी सरपंच की बात को नहीं माने, सरपंच ने आज्ञा दे दिया कि आज से मोहनदास करमचंद को जाति से निकाल दिया जाता है और इसकी विलायत जाने के क्रम में जो कोई भी व्यक्ति इसकी सहायता करेगा, पंच उससे सवाल जवाब करेगा और 1.25 रुपये का दंड भी लगाएगा। ये है बाधा नंबर 2। पहला बाधा आया समुद्र वाली कहानी कि हिंद महासागर में तूफान उठते हैं जिस कारण उन्हें बम्बई में ही रुकना पड़ा। दूसरी आई जाति की का विघ्न आ गया। मुझ पर इस निर्णय का कोई असर नहीं हुआ, मैंने सरपंच से विदा ली। अब सोचना यह था कि इस निर्णय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गए तो सौभाग्य से वे दृढ़ रहें और जाति के निर्णय के बावजूद वे मुझे विलायत भेजने को तैयार हुए। मतलब अब थोड़ा सा ये रहा, मैं तो निश्चित था कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन में ये डर था कि इस पूरी घटना के साथ मेरे भाई पर क्या असर पड़ेगा। कहीं उनकी वो डोल गए और पंचों की बात को मान गए तो मेरा जाना शायद कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने पंच की भी बात नहीं मानी और जो होगा सो देखा जाएगा को मानते हुए मुझे विलायत भेजने की तैयारी मेरे भाई ने करना शुरू कर दी। इस घटना के बाद मैं अधिक बेचैन हो गया। दूसरा कोई विघ्न आ गया तो अब जो है 2 विघ्न आ चुके थे। अब तो इस घटना के बाद लगा कि भाई इस घटना के बाद जाति का विघ्न आ गया, कहीं इसके बाद कोई और विघ्न ना आ जाए। इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था। कितने में खबर मिली कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज़ में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर के लिए विलायत जाने वाले हैं। मतलब 4 सितंबर की बात आ गई तो जूनागढ़ के जहाज़ में जो 4 सितंबर को जो जहाज़ रवाना होने वाली थी उसकी बात हो गई है कि जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्ट्री के लिए विलायत जाने वाले हैं, मतलब उनके लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरे बारे में कर रखा था उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ ना छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार किया और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म का चर्चा की। जातिच्युत होना उन्हें पुषाता ना था। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की वे मुझे किराए वगैरह के लिए आवश्यक रकम दे दे और बाद में भाई से ले ले। उन मित्र ने ऐसा करना कबूल किया। इतना ही नहीं बल्कि मुझे हिम्मत भी बधाई। मैंने उनका आभार माना, पैसे लिए। देखिए अब यहाँ पर घटना दूसरा विघ्न क्या आ गया। इन्हें जब पता चला कि 4 सितंबर को एक यात्रा जो है जहाज़ निकलने वाली है, एक बैरिस्ट्री की जगह है, तो फिर ये अपने मित्रों जो इनके भाई थे उनके मित्रों से मिलना शुरू कर दिया। मित्र इनकी सहायता करने लगे। चूँकि मैंने पहले ही बता रखा है कि इनके बड़े भाई ने पैसा जो है अपने बहनोई को दे रखा था। बहनोई ने वही जाति वाली बात ला करके सहायता करने से मना कर दिया कि तुम्हें तो जाति से निकाल दिया गया है और तुम्हारी सहायता मैं करूँगा तो शायद मेरे ऊपर भी जो है पंच का धावा पंच बोल देगी, तो वो नहीं कर पाए। तो महात्मा गांधी अपने बड़े भाई के मित्रों से हाथ जोड़े, उनसे कहा कि मुझे जाने भर के लिए जो रकम चाहिए वो सहायता राशि दे दें
और मेरे बड़े भाई आपके ये पैसे आपको लौटा देंगे। वो मित्र उनका तैयार हुआ और मुझे पैसे दिया, उसके बाद ही मैं निकल पाया। उन पैसे से मैंने टिकट खरीदा। विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार करना था। दूसरे अनुभवी मित्र ने सामान तैयार कर दिया। मुझे सब अजीब सा लगा, कुछ रुझा, कुछ बिल्कुल नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें लग रही थी कि हुआ क्या कि जैसे तैसे टिकट भी आ गए, पैसे आ गए। कुछ मित्रों ने इनके जाने की सारी तैयारियां भी कर दी, इनके बड़े भाई के मित्रों ने। ये सब कुछ अनबना सा लग रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ बुरा भी लग रहा था। जिस नकटोई को मैं बाद में शौक से लगाने लगा वह तो बिल्कुल नहीं रुचि। मतलब जो नेकटाई मतलब महात्मा गांधी जो मैं गलत पड़ गया, नेकटाई की बात हो रही है। महात्मा गांधी को टाई पहनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त जो है विलायत जाने के क्रम में उन्हें नेकटाई पहननी पड़ी, जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। वास्कट नंगी पोशाक मालूम हुई पर विलायत जाने के शौक की तुलना में यह रुचि, मतलब जो चीज़ों में रुचि नहीं भी थी लेकिन जाने की इच्छा के कारण इनमें रुचियाँ उनमें पैदा हो रखी थी महात्मा गांधी के अंतर्गत में। मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यंबकम मजुमदार, जूनागढ़ के वकील का नाम त्र्यंबक राय मजुमदार, ये जो है जूनागढ़ के वकील का नाम था कि कोठरी में ही रखी थी। उन्हीं के कोठरी में, जहाज़ की कोठरी में इनका सीट रखा हुआ था। उनसे मेरे इस विषय में कह भी दिया था कि वे प्रौढ़ उम्र के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनिया के अनुभव से शून्य 18 साल का नौजवान था। मजुमदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र, देखिए अब ये इनके जो बड़े भाई के मित्र थे वो मजुमदार शायद से मिल करके सारी बात करें कि आप एक उम्रदार हैं, वो 18 साल का लड़का है, पहली बार यात्रा कर रहा है। तो मजुमदार साहब ने कहा, त्र्यंबक राय मजुमदार ने, कि आप चिंता ना करें, वो सही सलामत रहेगा, सही सलामत पहुंच जाएगा। इस तरह 1888 के सितंबर महीने में 4 तारीख को मैं बम्बई के बंदरगाह को छोड़ा। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी की विलायत की यात्रा जो है संभव हो सका। कहते हैं ना कि जीवन में आप कुछ बेहतर करने जाएं तो आपके साथ कई प्रकार के विघ्न आपको मिलते हैं। तो महात्मा गांधी की शिक्षा पूर्ण, आगे की पढ़ाई को पूर्ण करने के लिए विघ्न आता रहा।